आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के बारे में कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने दो इम्पोर्टेंट सर्विसेज के बारे में किया था, रजिस्ट्रेशन के बारे में और इंश्योरेंस के बारे में। आज आगे करना शुरू करेंगे प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस के बारे में, विनाशकारी जैविक पदार्थ। रूल नंबर 88 है प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस कैन बी सेंट or received by foreign letter only by some laboratories or institutions. Perishable biological substances ऐसे जैविक पदार्थ जो विनाशकारी हैं, उनको फॉरेन लेटर के माध्यम से कुछ लेबोरेटरीज या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही भेजा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि हर व्यक्ति इसको नहीं भेज सकता है, सिर्फ कुछ लेबोरेटरीज या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही पत्र डाक के माध्यम से प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस को भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। द एक्सचेंज ऑफ प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस इज परमिटेड ओनली विद द कंट्रीज विच एडमिट सच सब्सटेंसेस। अब ये जो प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, हर देश के लिए आप नहीं भेज सकते, सिर्फ उन्हीं देशों के लिए इनको भेजा जाएगा जो ऐसी वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। यानी कि प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस सिर्फ उन्हीं देशों को भेजे जा सकते हैं जो देश इन सब्सटेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। आर्टिकल्स कंटेनिंग प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस are accepted only for transmission as registered items by air to the extent airmail service is available. खराब होने वाले जैविक पदार्थ, ये जो वस्तुएं होंगी केवल हवाई मार्ग द्वारा पंजीकृत वस्तुओं के रूप में प्रसारण के लिए स्वीकार की जाएंगी। इनको केवल पंजीकृत आइटम्स के रूप में हवाई प्रसारण के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा, जिस सीमा तक भी हवाई प्रसारण सेवा उपलब्ध होगी। They are subject to the payment of postage and air surcharge as for a registered letters. अब इन एयर लेटर्स के ऊपर अगर इनको भेजना है तो रजिस्टर्ड लेटर्स के रूप में बाय एयर ट्रांसमिशन इनको दिया जाएगा। जब इनको एयर ट्रांसमिशन दिया जाएगा, इनके ऊपर चार्जेस कैसे लगेंगे? जितने चार्जेस एक पंजीकृत पत्र के ऊपर लगते हैं, वही सेम पोस्टेज चार्जेस और एयर सरचार्ज इसके ऊपर लिए जाएंगे। Perishable biological substances which are infectious or reasonably suspected to be infectious for man and animals shall be declared infectious substances. अब जरूरी नहीं है सभी perishable biological substances infectious हों, संक्रामक हों। कुछ ऐसे perishable biological substance होते हैं जो infectious होते हैं, या जिनके ऊपर ऐसा संदेह है कि इन्फेक्टिशियस या संक्रामक हो सकते हैं, उन प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस के लिए ये डिक्लेयर करना होगा, घोषित करना होगा कि इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस है, संक्रामक पदार्थ है। Letter containing such substances shall be subject to the special packing conditions laid down as follow. अब लेटर जिस पत्र में आप ऐसे प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस भेजेंगे जो इन्फेक्टिशियस हैं, संक्रामक हैं, उनके लिए पैकिंग कंडीशंस जो रहेंगी वो क्या क्या रहेंगी? Sender of infectious substances should ensure that shipments are prepared in such a manner that they arrive at their destination in good condition. ऐसे पदार्थों को भेजने वाले व्यक्ति को ये ध्यान रखना होगा कि उसके द्वारा पैकिंग इस तरह से की जाए कि वो अपने गंतव्य पर सही सलामत पहुंच जाए। जब भी कोई इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस लेटर के माध्यम से भेजा जाएगा तो उस वस्तु के या उस आर्टिकल के प्रेषक को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये जो शिपमेंट उसके द्वारा भेजी जा रही है अपने गंतव्य पर सही सलामत पहुंच जाए। एंड दे प्रेजेंट नो हैजर्ड टू पर्सन्स और एनिमल्स ड्यूरिंग शिपमेंट, और प्रसारण के दौरान उसके द्वारा भेजी गई वस्तु से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जानवर को किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। ऐसे लेटर जिनमें इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस होंगे उनके लिए स्पेशल पैकिंग कंडीशंस हैं। उनके प्रेषक को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जिस आर्टिकल में वो इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस भेज रहे हैं वो आर्टिकल अपने गंतव्य पर सही सलामत पहुंच जाना चाहिए, और शिपमेंट के दौरान किसी भी एनिमल को या किसी भी व्यक्ति को उससे खतरा नहीं होना चाहिए। Elements of such packaging include such essentials as, अब जो पैकिंग की जाएगी उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए? अ वाटर टाइट प्राइमरी रिसेप्टेकल,
सबसे पहले जलरोधी प्राथमिक पात्र होना चाहिए। कि पहला जो पात्र रहेगा या पहला रिसेप्टेकल या आप कह सकते हैं पहला बॉक्स या कुछ भी जो आप फर्स्ट कंटेनर की तरह यूज़ कर रहे हैं वो वाटर टाइट होना चाहिए। वाटर टाइट का अर्थ क्या हो जाएगा कि अगर उसमें पानी डालें और बंद करने के बाद उसको हम ऐसे छोड़ें तो उसके बाहर पानी नहीं आना चाहिए। तो इस तरह का आपने पहला कंटेनर यूज़ करना है। और वाटर टाइट सेकेंडरी पैकिंग, फिर उसके बाद एक जलरोधी माध्यमिक पैकिंग रहेगी या सेकेंडरी पैकिंग रहेगी। जो भी आपने सब्सटेंस भेजना है उसको फर्स्ट कंटेनर में डाला जो कि वाटर टाइट होना चाहिए, फिर एक दूसरे कंटेनर में फर्स्ट कंटेनर को रखा जाएगा, दूसरा कंटेनर भी वाटर टाइट होना चाहिए। फिर एब्जॉर्बेंट मटेरियल शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द प्राइमरी रिसेप्टेकल एंड द सेकेंडरी पैकेजिंग। फिर पहले और दूसरे कंटेनर के बीच में क्या होना चाहिए, एब्जॉर्बेंट मटेरियल आपको डालना है, शोषक सामग्री आपको डालनी है। आउटर पैकिंग शुड बी ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ, और जो बाहरी पैकिंग होगी वो पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए। अब फर्स्ट कंटेनर और सेकेंडरी कंटेनर के बीच में एब्जॉर्बेंट मटेरियल इसलिए डाला जाएगा ताकि किसी वजह से अगर अंदर वाली जो कंटेनर है या अंदर वाला जो बॉक्स है वो टूट जाता है तो वहाँ का जो मटेरियल होगा या उसके अंदर जो सब्सटेंस होगा वो किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं आना चाहिए। तो अगर पहले कंटेनर और दूसरे कंटेनर के बीच में एब्जॉर्बेंट मटेरियल होगा, अगर पहला कंटेनर टूट जाता है, इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस अगर बाहर आएगा तो एब्जॉर्बेंट मटेरियल उसको अपने आप में शोषित कर लेगा, वो बाहर नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने पैकिंग करनी है। अगर पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस आप कोई भेज रहे हैं और वो कैसा है, इन्फेक्टिशियस है, संक्रामक है, या उसके ऊपर ऐसा संदेह है कि इन्फेक्टिशियस हो सकता है। ऑल्दो एक्सेप्शनल आइटम्स, जब भी कोई असाधारण वस्तु आप भेजेंगे जैसे कोई पूरा अंग भेजा जा रहा है, इनके लिए कुछ स्पेशल पैकिंग कंडीशंस हैं। सब्सटेंसेस शिप्ड एट एम्बिएंट टेम्परेचर्स और हायर। अब क्योंकि इस तरह के अगर होल ऑर्गन भेजे जाएंगे तो उनके लिए परिवेशन के तापमान या उनको हो सकता है ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर भेजना पड़े। प्राइमरी रिसेप्टेकल इंक्लूड दोज ऑफ ग्लास, मेटल और प्लास्टिक। इसमें आपने पहले जिस कंटेनर का यूज़ करना है वो ग्लास का, मेटल का या प्लास्टिक का होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स ऑफ ensuring a leak proof seal must be provided such as heat seal, skittered stoppers और metal crimp seal। फिर लीक प्रूफ सील सुनिश्चित करने के लिए आपने क्या किया, अगर आप कोई एक्सेप्शनल आइटम भेज रहे हैं जैसे होल ऑर्गन, तो इनको क्या किया जाएगा, ग्लास, मेटल या प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाएगा। ये फर्स्ट कंटेनर की तरह रहेगा। फर्स्ट कंटेनर के ऊपर आपने क्या करना है, उसको इस तरह से आपने सील करना है कि वो सील लीक प्रूफ होनी चाहिए, कि उसके माध्यम से कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आप हीट सील का यूज़ कर सकते हैं, स्किटर्ड स्टॉपर का यूज़ कर सकते हैं, या मेटल क्रिम्प सील का यूज़ किया जा सकता है। If screw caps are used, they should be reinforced with the tapes। अगर आप स्क्रू कैप्स का यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें आपने टेप्स के साथ मजबूत कर देना है। नेक्स्ट आते हैं सब्सटेंसेस शिप्ड रेफ्रिजरेटेड और फ्रोजन। शीतल या जमे हुए पदार्थों को अगर भेजना है, प्राइमरी रिसेप्टेकल्स क्लोज्ड बाय स्क्रू कैप्स शुड नॉट बी यूज्ड। यहाँ पे जो पहले कंटेनर का यूज़ करना है उसमें स्क्रू कैप्स का यूज़ नहीं किया गया होना चाहिए। आइस और ड्राई आइस मस्ट बी प्लेस्ड आउटसाइड द सेकेंडरी पैकिंग। फिर पहली पैकिंग और दूसरी पैकिंग के बीच में आइस या ड्राई आइस होनी चाहिए। इंटीरियर स्पोर्ट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू सिक्योर द सेकेंडरी पैकेजिंग इन द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द आइस और ड्राई आइस हैज़ बीन डिसिपेटेड। अब डिसिपेट क्या होता है, जैसे आपने आइस या ड्राई आइस का यूज़ किया तो ऐसे ही नहीं उसको रहने देना है, उसको क्या किया जाता है, छिन्न भिन्न किया जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब जब आप उसके टुकड़े करेंगे तो आपने इंटीरियर सपोर्ट देना है। इंटीरियर सपोर्ट किसको देना है, सेकेंडरी पैकिंग को। अब आपने यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये पहला कंटेनर है, फिर उसके बाद एक सेकेंडरी कंटेनर का आप यूज़ करेंगे। अब जो पहला कंटेनर यूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे स्क्रू कैप्स का यूज़ आपने नहीं करना है। स्क्रू कैप्स कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं। स्क्रू कैप्स का पहले कंटेनर में यूज़ नहीं होना चाहिए। फिर आइस या ड्राई आइस को आपने आउटसाइड दी सेकेंडरी पैकिंग, अब ये सेकेंडरी पैकिंग है, इसके बाहर आइस या ड्राई आइस का आपने यूज़ करना है, यानी कि यहाँ पे आइस या ड्राई आइस रहेगी। अब आइस या ड्राई आइस को क्या किया जाएगा,
जाएगा, डिसिपेट किया जाएगा, इसको छिन्न भिन्न किया जाएगा। तो जब छिन्न भिन्न करेंगे तो सेकेंडरी पैकिंग जो है वो अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए, वो अपनी पोजीशन पर है। इसके लिए उसको इंटीरियर सपोर्ट यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उस आइस को या ड्राई आइस को जब डिसिपेट किया जाएगा तो सेकेंडरी पैकिंग की ओरिजिनल पोजीशन अपनी जगह से हिले ना, वो वैसे की वैसे रहे। इफ आइस इज यूज द पैकिंग मस्ट बी लीक प्रूफ। अगर आइस का यूज किया जा रहा है तो पैकिंग जो है वो लीक प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि आइस है वो पिघलेगी, पानी बनेगा, वो बाहर नहीं आना चाहिए। और अगर ड्राई आइस का यूज किया जाता है तो ड्राई आइस जब मेल्ट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो पैकिंग इस तरह की होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो बाहर आने दे। कि आइस का यूज़ किया तो वो लीक प्रूफ कंटेनर होना चाहिए, पैकिंग लीक प्रूफ होनी चाहिए। ड्राई आइस का यूज़ किया जाएगा तो पैकिंग इस तरह से होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस पैकिंग से बाहर आ सके। द आउटर बॉक्स एंड आउटर रैपिंग इफ एनी। फिर इसका जो आउटर बॉक्स रहेगा, ठीक है, कोई भी आप इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस भेज रहे हैं, उसका जो बाहरी बॉक्स रहेगा उसके ऊपर क्या होना चाहिए, ऑन दी साइड विच बेयर्स द एड्रेस ऑफ ड्यूली ऑथराइज्ड लेबोरेटरीज सेंडिंग एंड रिसीविंग इट। इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस जिस भी लेबोरेटरी के द्वारा भेजा जा रहा है या जिस लेबोरेटरी के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, उन दोनों के नाम जिस तरफ होंगे उस तरफ क्या होना चाहिए, विद द स्टैंडर्डाइज्ड डायमंड शेप्ड लेबल। एक हीरे के आकार का लेवल होना चाहिए। हीरे के आकार के लेवल का साइज 10 बाई 10 सेंटीमीटर या 5 बाई 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, विद ब्लैक लेटर्स ऑन अ वाइट ग्राउंड। अब ये जो डायमंड शेप्ड लेवल रहेगा इसके ऊपर काले अक्षर होंगे और इसका बैकग्राउंड वाइट होगा, और इस तरह से एक इसके ऊपर डायग्राम बनी होगी। द टॉप हाफ शैल वेयर द अप्रूव्ड सिंबल फॉर इन्फेक्टिशियस सब्सटेंसेस। अब ये जो डायमंड शेप्ड लेवल है इसके टॉप हाफ पर अप्रूव्ड सिंबल रहेगा इन्फेक्टिशियस सब्सटेंसेस के लिए। अब ये डायमंड शेप्ड लेवल है या सिंबल है, इसके ऊपर वाले हाफ में क्या रहेगा, इन्फेक्टिशियस सब्सटेंसेस के लिए अप्रूव किया हुआ सिंबल रहेगा जो इस तरह का होता है। और नीचे बॉटम हाफ में यानी कि इसके नीचे वाली साइड क्या रहेगा, इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस शब्द लिखे होने चाहिए, ये चीज़ इसमें लिखी रहती है। तो ये आपने यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, ये जो डायमंड शेप्ड लेवल है इसका साइज 10 बाई 10 सेंटीमीटर या 5 बाई 5 सेंटीमीटर हो सकता है। टॉप हाफ में इन्फेक्टिशियस सब्सटेंसेस के लिए अप्रूव किया हुआ सिंबल रहेगा, लोअर हाफ में क्या रहेंगे, शब्द लिखे रहेंगे इन्फेक्टिशियस सब्सटेंसेस, और ये जो वर्ड या सिंबल रहेंगे ब्लैक कलर में होंगे, और जो आपका ग्राउंड होगा यानी कि जिसके ऊपर ये लेवल रहेगा वो कैसा रहेगा, वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का रहेगा। इन केस ऑफ डैमेज और लीकेज इमीडिएटली नोटिफाई पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। क्षति या रिसाव के मामले में इसके ऊपर लिखा रहेगा इन केस ऑफ डैमेज और लीकेज इमीडिएटली नोटिफाई पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, कि अगर क्षति हो जाती है, आपको लगता है इसमें से रिसाव हो रहा है, तो तुरंत आपने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को इस चीज़ के लिए सूचित करना है। लेटर्स कंटेनिंग प्रिशेबल नॉन इन्फेक्टिशियस बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। अब ऐसे लेटर, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि अगर इन्फेक्टिशियस कोई संक्रामक पदार्थ भेजा जा रहा है, अगर ऐसा कोई पदार्थ भेज रहे हैं जो संक्रामक नहीं है, उसके लिए पैकिंग कंडीशन क्या क्या रहेगी। अगर प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस में which contain neither living pathogenic microorganisms nor living pathogenic viruses, यानी कि कोई भी आप प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस भेज रहे हैं उसमें ना तो कोई जीवित रोगजनक सूक्ष्म जीव है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सके, ना ही उसमें कोई जीवित रोगजनक वायरस है जो इन्फेक्टिशियस है, तो ऐसे मामले में आपने पैकिंग कैसे करनी है। दे शैल बी पैक्ड इन एन इनर नॉन पोरस कंटेनर। सबसे पहले इस तरह का जो भी सब्सटेंस आप भेजेंगे उसके लिए नॉन पोरस कंटेनर का यूज़ करना है, विद एन आउटर प्रोटेक्टिव कंटेनर। क्या पहले आपने एक नॉन पोरस कंटेनर लिया, उसमें ये नॉन इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस को डाला, फिर उसके बाहर एक आउटर प्रोटेक्टिव कंटेनर का यूज़ करेंगे, विद absorbent material placed either in the inner container or between the outer and inner container। फिर इसमें absorbent material भी आपने डालना है, जिसमें आपने नॉन पोरस कंटेनर में सब्सटेंस डाला है उसके अंदर भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल डालना जा सकता है, और उसमें नहीं डालना है तो प्राइमरी और सेकेंडरी कंटेनर के बीच में एब्जॉर्बेंट मटेरियल को डालना जाएगा। दिस मटेरियल शैल बी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी टू एब्जॉर्ब इन केस ऑफ ब्रेकेज ऑल द लिक्विड कंटेंट और कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इन द इनर कंटेनर।
तो ये जो कंटेनर में आपने एब्जॉर्बेंट मटेरियल डालना है, ऐसे नहीं कि जरा सा डाल दिया, आपने पर्याप्त मात्रा में डालना है ताकि अगर अंदर का जो कंटेनर है वो टूट जाता है और नॉन इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस बाहर आता है तो एब्जॉर्बेंट मटेरियल उसको अपने आप में शोषित कर सके। The contents of the inner as well as the outer container shall be packed in such a way as to prevent any movement. पहले और सेकंड कंटेनर को आपने इस तरह से पैक करना है कि मूवमेंट उनमें कोई भी ना हो, यानी कि वो अपनी जगह से हिले ना, इस तरह से आप उनको पैक करेंगे। स्पेशल provision such as drying by freezing and packing in ice shall be made to ensure the prevention of substances sensitive to high temperature. उच्च तापमान के प्रति कुछ पदार्थ संवेदनशील होते हैं, उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, जैसे कि उनमें अगर आइस का यूज़ किया तो उसके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। एयर ट्रांसमिशन विच एंटेल्स चेंजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अपना नॉन इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस है उसको एयर ट्रांसमिशन देना, अब एयर ट्रांसमिशन दिया जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज होगा, वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन होगा, तो वहाँ पर यह आवश्यक रहेगा कि सब्सटेंस को आप जिस भी पैकिंग में पैक कर रहे हैं, चाहे आप फाइल्स का यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप बेल स्टॉपर्ड बोटल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ये कंटेनर इतने मजबूत होने चाहिए कि वायुमंडलीय दबाव को इसका सामना कर सकें, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा उसमें ये टूटे फूटे ना। इस तरह के आपने फाइल्स क्या होती हैं, शीशियाँ या वेल स्टॉपर्ड बोटल्स का यूज़ करना है। आउटर कंटेनर रैपिंग ऑन एड्रेस साइड शैल बी फर्निश्ड विद वायलेट कलर्ड लेबल। अब इसका जो बाहरी कंटेनर रहेगा जिसमें अप्रिशिएबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस है लेकिन वो नॉन इन्फेक्टिशियस है, इन्फेक्टिशियस के मामले में ऊपर हमने कर लिया डायमंड शेप्ड लेबल रहेगा, अगर नॉन इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस है तो उसके लिए इस तरह का वायलेट कलर्ड लेबल रहेगा, उसके ऊपर अप्रिशिएबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस लिखा रहेगा और इस तरह का एक सिंबल रहेगा। इस तरह का सिंबल हमने किया था जो अर्जेंट मेडिसिन होती हैं उसके मामले में भी यूज़ किया जाता है, और ये सिंबल सेम यूज़ किया जाता है अप्रिशिएबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस अगर वो नॉन इन्फेक्टिशियस है। अगर वो नॉन इन्फेक्टिशियस है तो इस तरह के सिंबल का यूज़ किया जाएगा। वहाँ पे क्या होता था, हमारे पास ग्रीन लेबल होता था, उसके ऊपर ब्लैक कलर का सिंबल होता था, लेकिन यहाँ पे वायलेट कलर का लेबल रहेगा और इसकी डायमेंशंस कितनी रहेंगी, 64 बाई 44 मिलीमीटर रहेंगी। Conditions apply to articles addressed to USA, biological substances of dangerous pathogenic nature. अगर यूएसए को कोई इस तरह का आर्टिकल संबोधित किया जाता है जिसमें खतरनाक रोगजनक प्रकृति के जैविक पदार्थ हों, ऐसे जैविक पदार्थ जो रोगजनक हैं, किसी भी रोग को पैदा कर सकते हैं, उस तरह के मामले में क्या होगा, नोट एक्सीड लिमिट 1/2 लीटर। इस तरह का जब भी कोई सब्सटेंस भेजा जाएगा सिंगल आर्टिकल में, अगर उसे यूएसए के लिए भेज रहे हैं तो सिंगल आर्टिकल में मैक्सिमम 1/2 लीटर सीमा तक की उसको भेज पाएंगे, अब 1 पिंट भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। द बॉटल ऑफ ग्लास ट्यूब और फाइल कंटेनिंग सब्सटेंस शैल बी सराउंडेड विद एब्सॉर्बेंट मटेरियल कंटेनिंग अ सब्सटेंस फॉर प्रिवेंटिंग कंटेमिनेशन एंड कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अवकाश ट्यूब या शीशीयुक्त पदार्थ की बोतल जो है वो प्रदूषण को रोकने के लिए एक पदार्थ युक्त अवशोषक सामग्री से घिरी होनी चाहिए, यानी कि इस तरह के सामान को भेजने के लिए आप जिस भी ग्लास ट्यूब या फाइल का यूज़ करेंगे उसको आपने सराउंड करना है एब्जॉर्बेंट मटेरियल के साथ। जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है वो इस तरह का होना चाहिए वो किसी भी तरह के प्रदूषण को रोक सके, और इसके अंदर बोतल के अंदर जो सामग्री भेजी जा रही है उसको न्यूट्रलाइज करने में ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल सक्षम होना चाहिए। The whole bottle etc. shall be placed in a second container of thick glass। फिर ये जो पहली बोतल है इसको आपने एक दूसरे कंटेनर में, दूसरा कंटेनर मोटे ग्लास का होना चाहिए, दूसरे कंटेनर में आप इसे रखेंगे। The second container shall be surrounded with an absorbent material and put in an hermetically sealed solid metal box which shall have a subsequent packing for dispatch। दूसरा कंटेनर भी एक अवशोषक सामग्री से घिरा होना चाहिए, एक भली भांति बंद ठोस धातु के बक्से में उसको भी रखा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए क्या यूज़ किया आपने, एक बोतल ली, वो ग्लास की हो सकती है या आप ट्यूब या फाइल का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर एब्जॉर्बेंट मटेरियल होना चाहिए, इस तरह का एब्जॉर्बेंट मटेरियल होना चाहिए वो किसी भी तरह के प्रदूषण को रोक सके। अगर कुछ भी होता है,
अगर पहला कंटेनर टूट जाता है तो उसके बाहर का जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है उसके अंदर की सामग्री को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होना चाहिए। फिर उस बोतल को आपने दूसरे कंटेनर में रखना है, दूसरा कंटेनर मोटे ग्लास का होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड कंटेनर को भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल के साथ सराउंड किया जाएगा, यानी कि सेकंड कंटेनर के बाहर भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल रहेगा और सेकंड कंटेनर को आपने फिर से भली भांति बंद सॉलिड मेटल बॉक्स के अंदर रखना है। We shall have a subsequent packing for dispatch। तो इस तरह से आपने तीन तीन कंटेनर्स का यूज करके इसको बंद करना है। Perishable biological substances which are allowed entry into India under Destructive Insect and Pest Act 1914 are plants, living insect and fungi। नष्ट होने वाले जैविक पदार्थ जिन्हें विनाशकारी कीट और कीट अधिनियम 1914 के तहत भारत में प्रवेश की अनुमति है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो प्लांट्स, लिविंग इंसेक्ट और फंगी है। नो प्लांट शैल बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया बाय लेटर पोस्ट। किसी भी प्लांट को लेटर पोस्ट के माध्यम से भारत में इंपोर्ट नहीं किया जाएगा कुछ मामलों को छोड़कर। प्रोवाइडेड दैट शुगर केन फॉर प्लांटिंग इंटेंडेड टू बी ग्रोन अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट शुगर केन एक्सपर्ट कोयम्बटूर में भी इम्पोर्टेड हिम बाई सच पोस्ट। पत्र डाक द्वारा भारत में किसी भी पौधे को इंपोर्ट नहीं कर सकते। फॉरेन कंट्री से भारत के लिए आप किसी भी पौधे को लेटर पोस्ट के माध्यम से इंपोर्ट नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं, रोपण के लिए सरकारी गन्ना विशेषज्ञ कोयम्बटूर की व्यक्तिगत रेख रेख में उगाए जाने वाले गन्ने को ऐसे डाक के माध्यम से इंपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी अन्य कोई व्यक्ति इंपोर्ट नहीं कर सकता। लिविंग इंसेक्ट इंक्लूडिंग एग्स में भी इंपोर्टेड by post with a special permit issued by the central government। फिर उसके बाद लेटर पोस्ट के माध्यम से लिविंग इंसेक्ट इंक्लूडिंग उसमें एग्स वगैरह इन सभी को अगर इंपोर्ट करना है डाक के माध्यम से तो इसके लिए स्पेशल परमिट की आवश्यकता होगी। The special permit and the certificate are not necessary in respect of import of bees and silkworm। ठीक है, हम पहले कर चुके हैं कि आप बीज मधुमक्खियों को डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, सिल्कवॉर्म भेज सकते हैं, या फिर पैरासाइट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स ऑफ इंजूरियस इंसेक्ट। पैरासाइट यानी कि ऐसे जो कीड़े होते हैं जो परजीवी कह सकते हैं आप जिन्हें, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, पैरासाइट्स, या फिर जो इंजूरियस इंसेक्ट होते हैं, खतरनाक कीड़े होते हैं, उनको नष्ट करने वाला कुछ आप सामान मंगवा रहे हैं, इस तरह का कुछ भी इंसेक्ट मंगवा रहे हैं तो उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, ना किसी स्पेशल परमिट की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर कोई मंगवाना चाहते हैं तो मधुमक्खियों को, सिल्क बॉम्ब्स को, पैरासाइट्स को या डिस्ट्रॉयर्स ऑफ इंजूरियस इंसेक्ट्स को, इनको इंपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी लिविंग इंसेक्ट इंक्लूडिंग एग्स इत्यादि को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए स्पेशल परमिट की आवश्यकता रहेगी। प्लांट्स आर अलाउड एंट्री थ्रू पार्सल पोस्ट बाय एयर एज वेल एज बाय सी। अब लेटर पोस्ट के माध्यम से हमने कर लिया, सिर्फ आप शुगर केन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, आप नहीं, वो हमने कर लिया कि कोयम्बटूर के विशेषज्ञ कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा प्लांट्स को अगर इंपोर्ट करना है तो वो कैसे किए जा सकते हैं, एयर या समुद्री रास्ते से, बाय एयर या समुद्री रास्ते से पार्सल पोस्ट के माध्यम से किए जाएंगे। अब लेमन है, लाइम है, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट प्लांट और अदर सिट्रस प्लांट्स आर प्रोहिबिटेड। अगर आपने लेमन को, लाइम को, ऑरेंज को, ग्रेप फ्रूट प्लांट को या अदर इस तरह का कोई सिट्रस प्लांट, ऐसा प्लांट जिसके ऊपर खट्टे फल लगते हैं, उनको अगर इंपोर्ट करना है तो वो प्रोहिबिट माने जाएंगे। और कब तक प्रोहिबिट माने जाएंगे, जब तक आपके पास एक सर्टिफिकेट ना हो। कौन सा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फ्रीडम फ्रॉम माल सैको डिसीज इन एडिशन टू जर्नल फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। अगर आपको लेमन, ठीक है, लाइम, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट प्लांट या अदर कोई सिट्रस प्लांट इंपोर्ट करना है फॉरेन कंट्री से, भारत लेके आना है पार्सल पोस्ट के माध्यम से, आपके पास दो सर्टिफिकेट होने चाहिए। एक जर्नल फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें ये बताया गया हो कि ये जो भी प्लांट आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्या है, माल सैको डिसीज से फ्री है, उसमें माल सैको डिसीज को इंपोर्ट साथ में नहीं किया जा रहा है, यानी कि उससे कोई भी माल सैको डिसीज नाम की बीमारी नहीं होगी। इस तरह की फ्रीडम का आपको एक सर्टिफिकेट वहां पे देना होगा। Coca and other species of Theobroma including seeds, coffee, garlic, onion, shallot, leek
and chew are prohibited unless accompanied by a certificate regarding freedom from fungus disease Eurocyst capula in addition to journal phytosanitary certificate। फिर उसके बाद बीज, कॉफी, लहसुन, प्याज, शैलूट, लीक, चीव सहित कोका और थियोब्रोमा अन्य प्रजातियों को तब तक इसमें प्रोहिबिट माना जाएगा। अगर आप इनको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इनको प्रोहिबिट माना जाएगा। कब तक माना जाएगा? जब तक आपके पास जर्नल फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट और उसके अलावा कवक रोग यूरोसिस्ट कैप्यूला से मुक्ति का प्रमाण पत्र ना हो। अगर आपको इनको इंपोर्ट करना है तो ये 2 सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करने होंगे, तभी आप इनको इंपोर्ट कर पाएंगे। Prohibitions also apply to potato, rubber plants. Seeds may be imported from countries other than America and West Indies. Sugarcane, coconut, groundnut, tobacco seed and manufactured tobacco. Sunflower seeds from Argentina and Peru. Mexican jumping beans, fresh plant and seeds of Cassatania. आलू, रबड़ के पौधे, उसके अलावा गन्ना, नारियल, मूंगफली, तंबाकू बीज, अनिर्मित तंबाकू इनके कच्चा तंबाकू, अर्जेंटीना और पेरू से सूरजमुखी के बीज, मैक्सिकन जंपिंग बीन्स, वन पौधों और कैसिटीनिया के बीज पर भी प्रतिबंध लागू है। इन केस ऑफ इम्पोर्ट बाई सी, ठीक है, ये सारे आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप समुद्र के माध्यम से इम्पोर्ट करना चाहते हैं पौधों को, कंसाइनी मस्ट प्रोड्यूस टू द कलेक्टर ऑफ अ कस्टम अ लाइसेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो वहाँ पे प्राप्तकर्ता को सीमा शुल्क कलेक्टर के पास भारत में कृषि विभाग से प्राप्त एक लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा। कॉटन सीड्स, कॉटन अंजिनेट, ठीक है, एक कॉटन सीड्स होते हैं, कॉटन के बीज या बिना हुआ कॉटन जो होता है, कैन नॉट बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया एक्सेप्ट बाय रिसर्च इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च के लिए कॉटन सीड्स या कॉटन अंजिनेट को इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा इनको इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता। इम्पोर्ट ऑफ कॉटन अंजिनेट, मैक्सिकन जंपिंग बीन्स, शुगर केन बाई सी फ्रॉम फिजी आइसलैंड, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस इज प्रोहिबिटेड एब्सोल्युटली। फिजी द्वीप, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन से बिना हुआ कपास, मैक्सिकन जंपिंग बीन, गन्ने का समुद्र के द्वारा आयात करना बिल्कुल प्रतिबंधित है। थोड़ा सा देख लेना। कोकोनट प्लांट्स एंड प्लांट मटेरियल बाई कैरिबियन सी फ्रॉम जमाइका, हाइती, फ्लोरिडा, घाना, टोगोलैंड, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज, रशिया, अफ्रीका, सिलोन इज प्रोहिबिटेड एब्सोल्युटली। उसके बाद जमैका, हैती, फ्लोरिडा, घाना, टोगोलैंड, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज, रूस, अफ्रीका, सिलोन से कैरिबियन सी द्वारा नारियल के पौधे अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं, इनके बीज इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी प्रोहिबिट है। लाइव फंगी इन कल्चर मीडिया, living plant spores imported to India only in a tube or other containers for fungus clearly marked with name of fungus if consigned to। कल्चर मीडिया में अगर जीवित कवक, जीवित पौधे या विजाणु अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो केवल ट्यूब में भारत में इनको आयात किया जा सकता है और कवक के लिए अन्य कंटेनरों में कवक के नाम को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए। और ये किसको भेजे गए होने चाहिए? हेड ऑफ डिवीजन ऑफ माइकोलॉजी विभाग के प्रमुख को, या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली को, या फॉरेस्ट माइकोलॉजिस्ट को, या फिर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून को। ठीक है, अब इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने ये चीज़ याद करनी है। ठीक है, ये वाले जो लेवल है इनके बारे में आपने अच्छे से याद करना है, इनका साइज अच्छे से याद करना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, जैसे आपने एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, रिप्लाई कूपन। रिप्लाई कूपन क्या चीज़ होती है? रिप्लाई कूपन्स आर इंटेंडेड टू एनेबल सेंडर्स टू प्री पे फॉर अ रिप्लाई। मैंने एक आर्टिकल भेजा, उस आर्टिकल के लिए मुझे प्राप्तकर्ता से एक उत्तर चाहिए, एक रिप्लाई चाहिए। उस रिप्लाई के लिए मैं नहीं चाहता कि प्राप्तकर्ता को भुगतान करना पड़े, तो उस रिप्लाई के लिए मैं पहले से ही भुगतान कर सकता हूं। उसके लिए मेरे पास रिप्लाई कूपन वाली ऑप्शन रहेगी। रिप्लाई कूपन क्या करते हैं? प्रेषक को स्वयं के लिए आने वाले रिप्लाई के लिए पहले से भुगतान करने में सक्षम बनाते हैं। उस रिप्लाई के लिए प्राप्तकर्ता को कोई भी भुगतान नहीं करना होगा। They are available for sale at post offices where there is a regular demand for them। और ये जो रिप्लाई कूपन है उन डाकघरों में सेल के लिए या बेचने के लिए उपलब्ध रहते हैं जिन डाकघरों में इनकी रेगुलर डिमांड होती है।
अदर पोस्ट ऑफिसेज विल आल्सो कंटेन देम ऑन एप्लीकेशन, और अन्य डाकघर भी उन्हें आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे डाकघर जहाँ पे उनकी रेगुलर डिमांड है वहाँ पे तो वो उपलब्ध होंगे, अन्य कोई डाकघर अगर इनको लेना चाहता है तो आवेदन करके इनको प्राप्त कर सकता है। बिफोर इशू द रिप्लाई कूपन्स विल बी डेट स्टैम्प्ड बाय ऑफिस ऑफ इशू, जिस भी कार्यालय के द्वारा रिप्लाई कूपन जारी किए जाते हैं वो कार्यालय इसके ऊपर इसको जारी करने से पहले अपनी डेट स्टैंप लगा देता है। नो मोर देन 10 इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स विल बी सोल्ड टू एनी वन इंडिविजुअल एट अ टाइम, एक बार में एक व्यक्ति को मैक्सिमम 10 इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन बेचे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स की बात करते हैं। इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स कैन बी एक्सचेंज इन एनी कंट्री विच इज अ मेंबर ऑफ यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संघ का जो भी देश सदस्य है उस देश के साथ इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स का आदान प्रदान किया जा सकता है। अमाउंट फॉर पोस्टिंग की बात करें, अगर इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स को पोस्ट करना है तो उसके लिए क्या अमाउंट लगेगी, कितनी राशि लगेगी। एज अमाउंट फॉर रीपेइंग अ सरफेस अनरजिस्टर्ड लेटर ऑफ द फर्स्ट वेट स्टैम्प फॉर अ फॉरेन कंट्री, तो जिस देश के लिए आप इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन भेज रहे हैं उस देश को भेजने के लिए अनरजिस्टर्ड लेटर के ऊपर फर्स्ट वेट स्टैम्प में कितने चार्जेस लगते हैं। अब वेट स्टैम्प के बारे में मैंने बताया था, जैसे 0 से 20 ग्राम पर इतने चार्जेस लगेंगे, चाहे वो 15 ग्राम हो, चाहे 5 ग्राम हो, चाहे 10 ग्राम हो। फिर 20 से लेके 50 ग्राम तक इतने चार्जेस लगेंगे। तो ये होता है बेट स्टेप। बेट स्टेप, फर्स्ट बेट स्टेप देखा जाएगा कि फॉरेन कंट्री के लिए जो फर्स्ट बेट स्टेप है, जैसे 0 से 20 ग्राम पे ऊपर मान लीजिए 5 रुपये लगते हैं, ये पहला बेट स्टेप है। फर्स्ट बेट स्टेप में अनरजिस्टर्ड लेटर के लिए कितने चार्जेस लगते हैं, वो मान लीजिए 5 रुपये। तो अगर उस देश को इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन भेजना है तो उस इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन के लिए 5 रुपये राशि ली जाएगी। इन सम केसेस स्टेशनरी इज आल्सो गिवन इन एक्सचेंज, और कुछ मामलों में स्टेशनरी का भी आदान प्रदान इसके बदले किया जाता है। The country where the coupon is exchanged can also demand the simultaneous production of the letter intended to be sent as a reply. जिस देश में कूपन का आदान प्रदान किया जाता है वो उत्तर के रूप में भेजे जाने वाले पत्र को एक साथ प्रस्तुत करने की मांग भी कर सकता है। On presentation of a sufficient number of coupons, अगर आप पर्याप्त संख्या में कूपन प्रस्तुत करते हैं भेजने के लिए, they can also be exchanged for postage stamp required for repaying a letter weighing 20 ग्राम फॉर डिस्पैच बाय एयर। तो पर्याप्त संख्या में अगर आप कूपन प्रस्तुत करते हैं तो इस तरह से उनके ऊपर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। उनके ऊपर हवाई मार्ग से प्रेषण के लिए 20 ग्राम वाले पत्र को चुकाने के लिए आवश्यक डाक टिकटों के बदले उनको बदला जा सकता है, यानी कि उनके ऊपर जो चार्जेस लिए जाएंगे वो एक लेटर जो आप हवाई डाक के माध्यम से भेजते हैं 20 ग्राम का उसका वजन है, उसके लिए जितने चार्जेस बनते हैं उतनी पोस्टेज स्टैम्प्स या डाक टिकटों के लिए इनको एक्सचेंज किया जा सकता है। कि अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, पर्याप्त संख्या में नहीं है, एक आपने इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन भेजना है तो फर्स्ट बेट स्टेप में फॉरेन कंट्री के लिए अनरजिस्टर्ड लेटर के जो चार्जेस होंगे वो उस इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन के लिए देने होंगे। अगर सफिशिएंट नंबर में पर्याप्त संख्या में आप कूपन प्रस्तुत कर रहे हैं तो बाय एयर एक 20 ग्राम वाले लेटर को पोस्ट करने के लिए जो चार्जेस बनते हैं उतने बराबर की या उतनी की डाक टिकटें आप उसके बदले एक्सचेंज कर सकते हैं। अदर सर्विसेज ये डिलीटेड हैं। बाकी सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग की बात करें, ये भी अब आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो बाकी रूल अगर बात करें तो वो इनलैंड पोस्ट की तरह रहेंगे, लेट फीस भी इनलैंड पोस्ट की तरह रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पे 93 रूल तक कवर हो जाता है। इसको आपने बहुत अच्छे से नहीं करना है, जस्ट आपने इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कर लेना है। बाकी हम जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको करवा दिया जाएगा जो जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। पर आपने ये थोड़ा जो डायग्राम्स हमने दो कि इनके बारे में अच्छे से कर लेना है। इनका जो इनके ऊपर डायग्राम है वो किस कलर की होनी चाहिए, इनका ग्राउंड किस कलर का होना चाहिए और किस तरह का लेवल होना चाहिए, साइज उसका क्या होना चाहिए और क्या उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, वो आपने अच्छे से कर लेना है। कुछ भी इसमें समझ ना आया हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और किसी एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। धन्यवाद।